हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आप देख ही रहे हैं कि अपनी करंट अफेयर सीरीज कितनी अच्छी चल रही है। अपन हर टॉपिक्स को कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं, यहीं पे समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं। तो आप सबसे यही कहना है कि आप एक भी टॉपिक मिस नहीं करें इस सीरीज का, क्योंकि हर टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है यूपीएससी 2026 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ टॉपिक्स अपन। आज का पहला टॉपिक है ईएमआई स्कीम। ये लोन वाली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है। ये है एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर स्कीम। ये स्कीम डील करती है कस्टम ड्यूटी और उसके पेमेंट से। देखो, आप एक कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने विदेश से कोई चीज इंडिया में मंगवाई, तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, फिर वो चीज इंडिया में आती है। तो ये प्रोसेस ना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हेक्टिक हो जाता है और थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस सा बन जाता है। तो इसमें सरकार क्या करेगी, सरकार का कौन सा विभाग है इसमें सहायता करेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, क्योंकि कस्टम से रिलेटेड है तो कस्टम्स वाले करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं, एक चीज ये याद रखनी है। ठीक है। तो जैसे आपने सामान मंगवाया तो आपको वहीं पे कस्टम ड्यूटी देनी है, फिर वो सामान आप अपनी इंडस्ट्री या अपने गोडाउन तक ले जा सकते हो। तो इस स्कीम में क्या होगा, आप सीधे सामान ले जा सकते हो, आपको आसानी रहेगी कस्टम क्लियरेंस में। तो ये एक ट्रस्ट बेस्ड मैकेनिज्म हो जाएगा कि आप सीधे सामान ले जाओ और कस्टम ड्यूटी बाद में पे कर देना। इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी। तो बहुत सारे फायदे हैं। ये सरकार एक स्कीम लाई है। ये मतलब पूरा ट्रस्ट पे ही है कि आप अभी मत दो, आप बाद में दे देना, हम आपको ऑनलाइन भेज देंगे, आप उतनी कस्टम ड्यूटी पे कर देना, जिससे आपका प्रोसेस फास्ट हो जाए और सप्लाई चेन अच्छी हो जाए और टाइम नहीं लगे आपको, अच्छे से काम हो जाए, इसलिए इन्होंने बनाया है। एक बार रीड कर लेते हैं। एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर स्कीम। The EMI scheme is a trust-based scheme facilitation scheme that allows deferred payment of custom duty. Deferred payment मतलब आप बाद में पे कर सकते हो कस्टम ड्यूटी, ऑन स्पॉट आपको पे नहीं करनी। Launched by Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 47 Subclause 1 of the Customs Act 1962। देखो, कस्टम्स एक्ट आया था 1962 में, ये बात याद रख लेना। इसका एम क्या है स्कीम का? द स्कीम एनेबल्स एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स टू क्लियर इंपोर्टेड गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस एंड प्रमोट्स कंप्लायंस अंडर द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर फ्रेमवर्क। यही है कि मतलब स्मूथ हो जाए प्रोसेस, फास्ट हो जाए, ऑन स्पॉट ही आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़े, क्लियरेंस के टाइम ही नहीं देनी पड़े, आप बाद में दे सके, यही है। अब देखो, इस स्कीम में अपने को क्या क्या याद रखना है। ये स्कीम कौन से डिपार्टमेंट की है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। कॉर्पोरेट अफेयर्स, फॉरेन, कुछ भी दे सकते हैं कस्टम से रिलेटेड, आप कंफ्यूज नहीं होना। कस्टम फाइनेंस में आता है। इसका एम क्या है स्कीम का? देखो, हर स्कीम का एम बहुत जरूरी होता है, तो इस स्कीम का एम याद रख लेना। ये अभी बजट में ही आई है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसी साल बजट में आई है, 1 अप्रैल से लागू होगी ये स्कीम। तो बहुत है। एईओ तो न्यूज में रहते ही, अपन ने हांगकांग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एग्रीमेंट साइन करे हैं एईओ वाले, इसलिए पढ़ा रहे हैं स्कीम की, आ सकती है पेपर में। Implementation period. The facility will remain valid from 1st April 2026 to 31st March 2028। देखो, 2 साल का implementation period है इसका। Eligibility criteria. The importers must have strong customs and GST compliance, sound financial standing, adequate turnover and a clean past record। देखो, पास रिकॉर्ड में उसने कभी कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करी, तो वो अब कैसे करेगा, हम उसे ट्रस्ट पे कैसे जाने दें? साउंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए कि उसके पास खुद के पास पैसे हो तभी तो पे करेगा। और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए कस्टम्स और जीएसटी कंप्लाइंस का, और टर्नओवर भी होना चाहिए, थोड़ा बड़ा तो हो वो। एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, एईओ, ठीक है। T1 entities including MSME are eligible if they meet the prescribed conditions। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। की फीचर्स एक बार देख लो। डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी। The scheme allows clearance of imported goods without upfront custom duty payment and duties payable monthly under the deferred payment of import duty rules 2016। देखो, import duty rules आए थे 2016 में, ये बात एक याद रख लेना। और आपको मौके पे क्लियरेंस के टाइम पे ही कस्टम ड्यूटी नहीं देनी, आप बाद में मंथली बेसिस पे दे सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। ये एक साथ इतना सारा पैसा कैसे देंगे, तो मंथली बेसिस पे देते रहेंगे। प्रोग्रेशन टू हायर एईओ स्टेटस। देखो, जो होते हैं ना ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, उसमें T1 T2 T3 ऐसे ऐसे एंटिटीज होती है, इतना आप समझ लो।
याद रखने की जरूरत नहीं है। अप्रूव्ड एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स आर एनकरेज टू ऑब्टेन AEO T2 और AEO T3 स्टेटस। इसमें आप ऐसे देखो, T1 स्टेटस सबसे कम है, T3 स्टेटस ज्यादा है, ऐसे समझ लेना। For enhanced facilitation and creation of new category called EMI with a duty payable on a monthly basis। देखो कस्टम ड्यूटी पहले एक साथ देनी पड़ती थी सामान मंगवाने पे, अब कस्टम ड्यूटी ये मंथली बेसिस पर ही भी दे सकते हैं। जैसे 100 रुपए की ड्यूटी थी कुछ सामान मंगवाने पे, तो एक साथ 100 रुपए देने पड़े, फिर वो 10 मंथ में 10-10 रुपए करके देंगे तो वो आसान पड़ेगा ना। इससे क्या होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। तो देखो सरकार कितनी अच्छी स्कीम लाई है। इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड याद रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जेनरिक सा ही है, पर फिर भी एक बार पढ़ लो। और इसमें मंथली बेसिस पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ये याद रख लेना। अब आपको कस्टम्स एक्ट आया था 1962 में, वो याद रखना है। और इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स आए थे 2016 में, आपको मेंस में लिखना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपका आंसर अच्छा होगा। ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर फ्रेमवर्क होता क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं। 2005 में इसको शुरू करा गया था सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्लोबली। द AEO program operates under the World Custom Organization Safe Framework of Standards, adopted in June 2005 to secure the international supply chain. Nature of program: it is a voluntary compliance program that builds close partnership between customs and trade stakeholders in the international supply chain. Launch and implementation: in India, it was launched by Central Board of Indirect Taxes and Customs as a pilot in 2011, revised in 2016 and is implemented by the Directorate of International Customs। देखो AEO फ्रेमवर्क इंडिया में कौन चलाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स चलाता है। इंप्लीमेंट कौन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स करता है, ये याद रख लेना। और ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रोग्राम है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए बता रहे हैं। फिर देखो आज का टॉपिक है बिराना साइट। ये बिराना साइट ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है। किसकी साइट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है ये साइट। अभी ना रिसर्चर्स ने ढूंढा है कि ये जो साइट है ये 8000 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है, 8000 साल। और ये पता कैसे लगाया कि ये 8000 साल पुरानी है, ये एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स वगैरह, जिसे कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक। तो इसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कार्बन डेटिंग करते हैं। इससे ये पता लगा लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने साल पुराना है, कि कार्बन की कितनी लेयर्स चढ़ी हैं, ऐसे ऐसे करके ये लोग पता लगाते हैं। तो बिरहाना साइट के जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, चीजें मिली हैं, उस पे इन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करा। और फिर इन्हें पता चला कि ये तो 8000 साल पुरानी है। ठीक है, ये हड़प्पन वैली की एक साइट है। अर्ली सेटलमेंट्स मिले हैं यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। कहाँ पर है, हरियाणा में। कौन सी रिवर के किनारे, घग्गर के रिवर के किनारे। क्या क्या याद रखना है इस स्लाइड से, बिराना साइट कौन सी सिविलाइजेशन की है, बिराना साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। बिराना साइट हरियाणा में है। बिराना साइट घग्गर रिवर के किनारे है। बिराना साइट अर्ली सेटलमेंट दिखाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। 3 पॉइंट है, 4 बातें हैं, याद रखें। 8000 साल पुरानी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, अर्ली सेटलमेंट्स बता रहे हैं, हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है बिराना साइट। ठीक है, याद रखो। अब देखो एक्सकवेट किसने करी थी बिराना साइट, एक SL राव थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। देखो यूपीएससी ने शायद एक बार सवाल पूछा था कि ये साइट किसने ढूंढी थी बहुत पहले, तो क्या पता वो वापस पूछ लें। इसकी एस्टिमेटेड एज कुछ 8000 साल है। ठीक है, SL राव जी ने इसको एक्सकवेट करा था। किसने करा था, SL राव ने। इसका एक बार देख लेते हैं एवोल्यूशनरी फेसेस। द कल्चरल डेवलपमेंट एट बिराना इज डिवाइडेड इनटू 4 सक्सेसिव फेसेस शोइंग ग्रेजुअल सेटलमेंट ग्रोथ। देखो ये जो 4 फेसेस है ना, ये एक बार बस रीड कर लो, नोट्स में लिखने की जरूरत है नहीं। देखो एक तो हाकरा वेयर्स कल्चर हुआ था, अर्ली हड़प्पन कल्चर था, अर्ली मैच्योर हड़प्पन कल्चर था, मैच्योर हड़प्पन कल्चर था। देखो जहाँ पे सबसे पुराना अर्ली सेटलमेंट मिले है ना, वहां पे सारे मिलेंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अपनी बुद्धि लगाओ। देखो सबसे अगर आपको बहुत पुरानी चीज मिली है तो वहां पे नई चीज भी मिलेगी, ऐसा हिसाब रहता था इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, कि 8000 साल पहले लोग रहते थे वहां पे,
तो 6000 साल पहले भी रहेंगे, 4000 साल पहले भी रहेंगे, 2000 साल पहले भी रहेंगे। ऐसे थोड़ी कि 8000 साल पहले रहते थे फिर रहना बंद कर दिया लोगों ने वहां पे, पूरा गांव छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं होता। सिटीज और इलाके ना एक्सपैंड होते हैं कि 8000 साल पहले चंद इलाकों में लोग रहते थे, फिर 6000 साल पहले वो और इलाकों में रहने लगे, फिर 4000 साल पहले वो और ज्यादा इलाकों में स्प्रेड हो गए। तो ऐसा ही होता है कि जहाँ पे अर्ली फेसेस के मिले ना वहाँ मैच्योर फेस के भी मिलेंगे, ऐसे सब बुद्धि लगाओ अपनी। लोग रहना बंद नहीं कर देते जगहों पे अपनी, ठीक है। जहाँ पे बहुत पुरानी चीजें मिली हैं वहां पे नई चीजें भी मिलेंगी, क्योंकि और जो जहाँ पे नई चीजें मिली हैं वहां पे कंफर्म नहीं है कि पुरानी चीजें मिलेंगी, ऐसा होता है, ठीक है। होप आप बात समझ रहे हो मेरी। ठीक है, यहाँ पे आप याद रख लेना SL राव ने एक्सकवेट करा था बिराना साइट को, और ये 8000 साल पुरानी है, इतना सफिशियंट है, यूपीएससी से ज्यादा सवाल पूछेगी नहीं। देखो फिर आता है अर्बन चैलेंज फंड। ये ना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस करा है 2025 के बजट में। क्यों करा है? सिटीज को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने के लिए। क्योंकि इनका मानना है कि अगर सिटीज अच्छी होंगी तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी, बिजली अच्छी आएगी, सड़कें अच्छी होंगी, पानी अच्छा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तभी तो देश तरक्की करेगा। इसलिए सिटीज को मॉडर्नाइज और बेटरमेंट के लिए ये फंड बनाया गया है। ये फंड ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दो स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ना सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60-40 का रेशियो होता है, 90-10 का रेशियो होता है, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड मतलब मेजोरिटी स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और सेक्टर मतलब पूरा ही केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है। ये 2025-26 से शुरू करा गया था। ये फंड का ड्यूरेशन टाइम पीरियड की पैसे प्रोवाइड करेंगे हम, 1 लाख करोड़ का कुछ कॉर्पस है जो 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट को कवर करेगा, और बाकी पैसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लाना है, मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग से लाना है। कुछ कुछ नगर निगम क्या करती है, बॉन्ड्स भी जारी करती है आजकल। तो ऐसे अलग अलग तरह से पैसे लाना है, क्योंकि आज के जमाने में ना सब चीजें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेसिस पर ही होती हैं, ऐसे आपको याद रखना है। इसकी ड्यूरेशन क्या है? 5 साल के लिए इनिशियली रखा है, पर इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 8 साल तक। एक बार रीड कर लेते हैं। अर्बन चैलेंज फंड, it is a new centrally sponsored scheme implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs. Aim, it aims to build resilient, productive, inclusive and climate responsive cities that drive the country's next phase of economic growth. Funding, the scheme provides total central assistance of 1 lakh crore, covering 25% of project cost with mandatory market based financing. Duration, it will operate from financial year 2025-26 to financial year 2030-31 with an extendable implementation period up to financial year 2033-34। देखो 2025 के बजट में आई थी, सवाल कहाँ से बन सकते हैं ये इसके। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है। तीसरा सवाल, एम से तो बनता ही बनता है। चौथा सवाल फंडिंग पैटर्न पे बन जाएगा। पांचवा सवाल ड्यूरेशन पे बन जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं इसके बारे में। देखो प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूडेड है इसमें, जो मैंने बताया था, मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग। एटलीस्ट 50% प्रोजेक्ट फंडिंग मस्ट come from municipal bonds, bank loans, and public-private partnership. Comprehensive urban coverage, major cities, capitals, and eligible smaller urban local bodies, including those in hilly and northeastern regions, will receive support. देखो हर पूरे देश में ये स्कीम चलेगी, यही कहना है कि चाहे बड़ी शहर हो या छोटा अर्बन लोकल बॉडी हो, सब में ही लगेगा। मतलब हर सिटी को हमें अच्छा करना है, हर अर्बन एरिया को हमें अच्छा करना है, ठीक है। और मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग अपन देख ही चुके हैं, 50% इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बैंक लोन्स या म्यूनिसिपल बॉन्ड से लाना है, यही है। देख लो ऐसे सिटीज को ग्रोथ हब्स बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? ग्रोथ हब्स बनाएंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे सिटीज का, वाटर एंड सैनिटेशन सुविधाएं अच्छी देंगे। सिटीज की तरक्की के लिए अर्बन चैलेंज फंड बना है, सिंपल सी बात है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, इसमें मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी है। 2025 से 5 साल के लिए चालू करा था, एक्सटेंड कर सकते हैं 8 साल के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सिटीज को ग्रोथ हब बनाना है, हर तरह की तरक्की करनी है, क्लाइमेट बेस्ड भी तरक्की करनी है शहरों की, यही सब याद रख लो। हर अर्बन एरिया पे लगेगा, लोकल
बॉडी पे लगेगा, मेजर सिटी पे लगेगा, कैपिटल पे लगेगा, स्मॉलर अर्बन लोकल बॉडी पे भी लगेगा, तो हर अर्बन एरिया हो देश में वहां पे लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ का है ये। LHS 1903, यूपीएससी में सीधा सवाल आ जाएगा, LHS 1903 क्या है। कंफ्यूज मत होना कि कोई वायरस है, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, कोई डिफेंस से रिलेटेड है। LHS 1903 एक स्टार है। क्या है? स्टार है, रेड ड्वार्फ स्टार है, लाल रंग का छोटा स्टार है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसके ना यूनिक 4 प्लैनेट सिस्टम मिला है इसके आसपास। जैसे अपने सन के आसपास भी प्लैनेट्स हैं, तो इस स्टार के आसपास भी प्लैनेट मिले हैं, 4 प्लैनेट मिले हैं। 4 में से 2 तो रॉकी प्लैनेट है और 2 गैसियस प्लैनेट है। अब ये यूनिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्टार के पास में तो रॉकी प्लैनेट मिलते हैं और स्टार से थोड़ा दूर गैसियस प्लैनेट मिलते हैं, जैसे अपने सन में भी है। तो पर इसमें क्या हुआ है कि रॉकी प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट साथ ही हैं, इसके पास ही हैं। तो ये थोड़ा पैराडॉक्स है, थोड़ी यूनिक फीचर है इसका। ठीक है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तो इसको ढूंढा है। पूछ लेंगे नासा ने ढूंढा है, इसरो ने ढूंढा है, रशिया वालों ने ढूंढा है? नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको ढूंढा है, जाक्सा वालों ने ढूंढा है। ठीक है, कौन से टेलीस्कोप से ढूंढा है? जियोप स्पेस टेलीस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। LHS 1903, a red dwarf star hosting a unique 4 planet system। ड्वार्फ क्यों बोला गया है? क्योंकि सन से बहुत छोटा है, हम सन से कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए ड्वार्फ लग रहा है, वैसे तो बहुत बड़ा है। और लाल रंग का है तो रेड ड्वार्फ स्टार बोला गया है। ये दिमाग में बैठा लो, LHS 1903 रेड ड्वार्फ स्टार, LHS 1903 रेड ड्वार्फ स्टार। Astronomers utilizing the European Space Agency's Cheops Space Telescope। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के चियोप स्पेस टेलीस्कोप। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चियोप स्पेस टेलीस्कोप कौन सी एजेंसी का है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। Have discovered a unique 4 planet system orbiting the red dwarf LHS 1903 featuring a planetary arrangement that challenges current planet formation theories। मैं बता रहा हूँ ना कि जो करंट प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरीज है ना, उसको चैलेंज कर रहा है। क्योंकि अभी तक क्या सोचा जाता है कि गैसियस प्लैनेट स्टार के पास में नहीं मिलते, स्टार से दूर मिलते हैं। यहाँ पे गैसियस प्लैनेट भी स्टार के पास मिल गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। द होस्ट स्टार LHS 1903 is the red dwarf with only 50% of the sun's mass and 5% of its luminosity। देखो, सन का 50% ही मास है इसमें, और सन जितनी रोशनी देता है ना, उसका 5% ही रोशनी देता है ये। रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टार इन द मिल्की वे। ज्यादातर मिल्की वे में स्टार ऐसे ही हैं। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है स्लाइड से? LHS 1903 क्या है? रेड ड्वार्फ स्टार है। ये खास क्यों है? क्योंकि इसमें एक यूनिक 4 प्लैनेट सिस्टम है, ये याद रखना है। किसने ये यूनिक प्लैनेट सिस्टम ढूंढा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ढूंढा है। कौन से टेलीस्कोप से ढूंढा है? जियोप स्पेस टेलीस्कोप से ढूंढा है। तो ये भी याद रखना है, जियोप स्पेस टेलीस्कोप यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। फिर सन के कंपैरिजन में ये स्टार कैसा है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसका भी मैं बताता हूँ। देखो, फॉर्मेशन पैराडॉक्स देख लो एक बार। देखो, ये सिस्टम है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स, 2 सुपर अर्थ्स रॉकी एंड 2 मिनी नेपट्यून्स gaseous orbiting a red dwarf star located 117 light years from Earth। देखो अर्थ से कितना दूर है, 117 लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, देखो सुपर अर्थ तो रॉकी प्लैनेट्स को बोलते हैं और मिनी नेपट्यून गैसियस को बोलते हैं। द फॉर्मेशन पैराडॉक्स क्या है? कन्वेंशनल मॉडल सजेस्ट रॉकी प्लैनेट्स फॉर्म नियर द स्टार व्हाइल गैसियस जाइंट्स फॉर्म फार्दर अवे। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकली पैराडॉक्स है, फॉर्मेशन पैराडॉक्स है, नई चीज है, यूनिक सिस्टम है, तो सवाल बन सकता है। तो आपको याद रखना है ये जो है, इसमें क्या है पैराडॉक्स, क्या है, हर चीज याद रखनी है, क्या क्या कंफ्यूजन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाना, समझना, 2 बार लिखना। ठीक है, क्या हो गया इसमें? फिर आती है जेंटो पेंगुइन्स। पेंगुइन्स की एक प्रजाति है। पेंगुइन्स अंटार्कटिका में ही मिलती हैं, साउथ हेमिस्फेयर में ही मिलती हैं। देखो, पेंगुइन्स मिलती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, पोलर बेयर मिलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये याद रखना है।
ये जो जेंटो पेंगुइन्स हैं ये 45 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ तक मिलती हैं, ये याद रखना है। ये कोस्ट के आसपास ही रहना पसंद करती हैं। ये स्विमर बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है। ये क्रिल्स वगैरह को भी खाती हैं, क्रिल्स वगैरह को खा लेती हैं। इनको नुकसान क्या है, सी लायन या लेपर्ड सील इनको मार दे तो ये खतरा है इनको, ठीक है। अंटार्कटिका में रहती हैं, ये बहुत सुंदर दिखती हैं और ये स्विमर बहुत अच्छी होती हैं। ये बहुत डीप डाइव भी लगा लेती हैं जेंटो पेंगुइन्स। एक बार रीड कर लेते हैं इनके बारे में। These penguins usually live along coastal areas, which helps them easily reach sea for food while remaining close to their nesting sites. ठीक है। They are mainly found along the coast of the Antarctic Peninsula, nearby subantarctic islands and the Falkland Islands in the southern Atlantic Ocean. Falkland Islands तक भी ये spread है, ठीक है। अब आपको कमेंट्स में बताना है फॉकलैंड आइलैंड्स कौन से देश में पड़ता है, किसकी टेरिटरी है फॉकलैंड आइलैंड्स, ठीक है। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द 45 डिग्री टू 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, जेंटो पेंगुइन्स कौन से डिग्री लैटिट्यूड पे रहना पसंद करती हैं और ये कहाँ पर मिलती है, अंटार्कटिक पेनिनसुला में जो मिलती हैं, ये तो सवाल बनेगा नहीं। और थोड़ा फॉकलैंड आइलैंड्स पे भी चली जाती हैं। लगभग सब पेंगुइन्स इसी रीजन में रहती हैं, तो ज्यादा सवाल बनेगा नहीं। आगे देखते क्या क्या सवाल बन सकता है इनसे। एक बार बेसिक देख लो जेंटो पेंगुइन्स क्या होती हैं, एनिमल बिहेवियर में अगर कुछ आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब आता है, जेंटो पेंगुइन्स कैन डाइव टू डेप्थ ऑफ ओवर 200 मीटर अलाउइंग देम टू हंट फिश एंड krill फार बिलो ओशन सरफेस। देखो, ये फास्टेस्ट अंडर वाटर स्विमर होती हैं सब पेंगुइन्स में। दे आर द फास्टेस्ट अंडर वाटर स्विमर्स अमंग ऑल पेंगुइन स्पीशीज। दे लूज एंड रीग्रो ऑल देयर फेदर्स वंस अ ईयर एंड स्टे ऑन लैंड अंटिल द न्यू फेदर्स ग्रो बैक। देखो, ये ना हर साल अपने सारे फेदर्स झड़ा देती हैं, फिर नए फेदर्स आते हैं। तो जब तक इनके फेदर्स आते हैं ना नए, तब तक ये लैंड पे ही रहती है, समुद्र में नहीं जाती, क्योंकि पानी ठंडा होता है ना। आयुसियन स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है। इनकी डाइट क्या है, ये कार्निवोरस होते हैं, ये फिश खाते हैं, क्रिल खाते हैं, अदर मैराइन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। इनका थोड़ा बिहेवियर देख लेते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। दीज आर डायोर्नल एंड हाईली सोशल। देखो, पेंगुइन्स झुंड में रहना पसंद करती है, इनके झुंड्स वगैरह देखा और बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये दिन में एक्टिव रहते हैं। अब पॉइंट है, कार्निवोरस एनिमल है पर दिन में एक्टिव रहता है। मैं तो बताता था कि कार्निवोरस एनिमल तो रात को एक्टिव रहते हैं। अरे ये मछली पकड़ते हैं, मछली दिन में पकड़ो रात को पकड़ो एक ही बात रहती है, इसलिए ये दिन में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब शेर हो गया, लकड़बग्गा हो गया, इनको तो शिकार करना है। शिकार को रात में कम दिखता है, दिन में ज्यादा दिखता है, पर मछली तो मछली है, ठीक है। ऐसे है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये लार्ज कॉलोनीज में ब्रीड करते हैं, स्टेइंग टुगेदर, ये साथ ही रहते हैं। इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेबल कोर्टशिप। इसमें जब मेल फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो उसे पत्थर देता है, फिर उस पत्थर से ये लोग घर बनाते हैं अपना। तो ये पेबल कोर्टशिप है। मेल्स प्रेजेंट पेबल्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स एंड द पेयर यूज देयर स्टोन्स टू कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट। पेबल कोर्टशिप जेंटो पेंगुइन्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी आजकल एनिमल बिहेवियर से सवाल पूछ ही रहा है, तो ये क्या है ये, तो ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो पेबल कोर्टशिप है जेंटो पेंगुइन में। इसमें मेल पेबल्स देते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, फिर वो उन्हीं पेबल से अपना घर बनाते हैं, ठीक है। तो पेबल कोर्टशिप जेंटो पेंगुइन, बाकी तो ये सारे पेंगुइन जितने ही हैं, और ये फास्टेस्ट स्विमर होते हैं पेंगुइन स्पीशीज में, अंडर वाटर स्विमर। और ये 200 मीटर तक के डाइव भी लगा लेते हैं, ठीक है। देखो, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है क्रिल का। ये जो देखो हाथ वाली इमेज है और उसके ऊपर जो इमेज है ना, ये क्रिल ऐसे दिखते हैं। ये क्रिल बहुत खाती है ये पेंगुइन, जेंटो पेंगुइन, जो पेबल कोर्टशिप करती है। तो ये जो क्रिल है ना, इंसान भी बहुत खाते हैं। तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है क्रिल का, क्रिल्स निकाले जा रहे हैं, तो इनको खाना कम मिल रहा है, तो ये एक इनको दिक्कत है। और दूसरा, सी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे आइस पिघल रही है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो ये भी एक खतरा है इनको। ऑयल स्पिल्स भी हो रहे हैं इनके इलाके पे, तो पानी खराब हो रहा है, ये भी खतरा है। रिड्यूसिंग सूटेबल ब्रीडिंग एंड फॉरेजिंग हैबिटेट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इनके यहाँ पे, फिशिंग एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं, ये दिक्कत आ रही है। फिर नेचुरल प्रेडेटर्स भी हैं, सी लायन है, लेपर्ड सील है। ये देखो, जो एकदम सनलाइट पड़ रही है, काला सा एकदम राइट
मेरे ऊपर जो दिख रहा है ना वो सी लायन है, और जो बीच में दिख रहा है वो लेपर्ड सील है। ठीक है, जो मेरे ऊपर दिख रहा है वो सी लायन है, ये जो बीच में दिख रहा है ये लेपर्ड सील है। आपको पता होना चाहिए कौन सा जानवर कैसा दिखता है, क्रिल्स ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसके ये खतरे, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ krill, a प्राइमरी फूड सोर्स, disrupt the food chain and affects their survival and breeding success. Rising global temperatures are causing melts of sea ice and altering Antarctic ecosystem, reducing suitable breeding and foraging habitats. Oil spills, increasing tourism and fishing activities disturb colonies, while natural predators such as leopard seals and sea lions pose additional risk. ये एक बार देख लो, सील और सी लायन में ये अंतर है। एक बार मैं खुद को हटा देता हूँ। हाँ देखो, ये जो सील है ना और ये सी लायन है, सी लायन के ईयर्स ऐसे होते हैं, एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स होते हैं, और सील के जो ईयर होते हैं वो स्मॉल ईयर होल्स होते हैं। नो एक्सटर्नल ईयर फ्लैप। सी लायन में ईयर फ्लैप होता है, सील में ईयर फ्लैप नहीं होता। सील की बॉडी साइज छोटी होती है, सी लायन की बॉडी साइज बड़ी होती है। सील ना क्वाइटर होता है, ज्यादा आवाज नहीं करता, सी लायन बहुत आवाज करता है और बार्क भी करता है, सील बार्क नहीं करते। सील के फ्रंट फ्लिपर्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और थिनली वेब्ड होते हैं, पर सी लायन के जो फ्रंट फ्लिपर्स होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत तेज तैरने में मदद करते हैं। और जो रियर फ्लिपर्स होते हैं ना सील के, पुश देम थ्रू द वाटर एंड पॉइंट अवे फ्रॉम बॉडी, यूसेस बेली टू मूव ऑन लैंड। पेट के सहारे चलती है सील जमीन पे, और जो सी लायन होते हैं वो रोटेट करते हैं अपनी बॉडी। ठीक है, कैन रोटेट अंडर बॉडी एंड यूज विद फ्रंट फ्लिपर्स टू वॉक ऑन लैंड। आगे वाले फ्लिपर्स की सहायता से सी लायन जमीन पर चलता है और सील पेट की सहायता से जमीन पर चलती है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है, ये कुछ तस्वीरें हैं सी लायन की। एक बार आप देख लेना, समझ लेना कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है, क्या उसका आदतें हैं, बॉडी टाइप है। थैंक यू, कैसा लगा ये लेक्चर बताइएगा आपको कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।